जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं और अभी 2-4 दिन पहले लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया और काफ़ी जो है दूर तक इट मीन्स काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा और कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऑन कर दो उसको जरा देखते हैं इसका ना 1 मिनट कंटिन्यू है। हाँ, सभी साथियों को जय भारत और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं। आवाज़ हमारी आप तक आ रही है? कृपया एक बार क्लेरिफाई करें मिस्टर संतोष जी, राकेश जी एंड अदर सभी साथी। जी, सभी साथियों को पुनः मैं जय भारत करता हूँ। नमो बुद्धाय। एक बार आवाज़ क्लियर करें कि सभी को आवाज़ आ रही है। अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा नेटवर्क इशू बार बार हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, तो सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। ओके, वेरी नाइस। निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पिछली जो वीडियो थी, इट मीन्स पिछला जो लाइव प्रोग्राम था, उसके व्यूज़ वगैरह काफ़ी संख्या में जो है हुए हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुँचे हुए हैं। और अबे बेटा, अब है 1 मिनट के लिए इधर आओ जरा। हाँ, 2 मिनट साथियों वेट कीजिएगा, मैं पुनः आ रहा हूँ। थोड़ा जो है नेटवर्क हैंग हो रहा है। अबे मुझे तो वो वाला फोन इसमें चेक करो कितना बैलेंस है नेट पैक का। कोई कंफर्म करके बताओ थोड़ा उधर। और आओ तो उसमें जो है ना वो 1 GB का उसमें डालो। हाँ, और सुनो, और इसका जो वाईफाई है ना वो कनेक्ट रखिएगा उस वाले वहाँ से। यहाँ थोड़ा 900 है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? वहाँ से सीधे इसका जो वाईफाई सीधे ब्रॉडकास्ट करिए। आ नहीं रही है, दूसरे वाले में प्रॉब्लम आ रही है। तो सभी साथियों को पुनः जय भारत और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी सकुशल हैं। हाँ, ठीक है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय बिहार की धरती पर एक राष्ट्रव्यापी, कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, जिसको महाबोधि या कह सकते हैं बोध गया मुक्ति महाआंदोलन के नाम से जाना गया है। और पूरे देश में सभी बुद्धिस्ट भाइयों और पूज्य भिक्षु संघ और सभी उपासक उपासिकाओं का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। और आप लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके अंदर समय है, वो जा करके अपना पूरा का पूरा योगदान
इस प्रोग्राम में दे रहे हैं, एकता का परिचय दे रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो ऑडियो के माध्यम से इस आवाज़ को पूरे देश में फैला रहे हैं। आप सभी वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं और सभी को मैं आरपी मौर्य, प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज लाइव आने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि आखिर आंदोलन सफल कैसे होगा। आप सभी को पता होगा कि पिछले दिनों 3-4 दिन पहले की बात है, जब मैं लाइव आया था तो मैंने घोषणा करी थी कि हम 28 तारीख को 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होंगे, आंदोलन के प्रत्यक्ष समर्थन में होंगे। और आप सबको पता है कि जहां पर हम बैठ जाते हैं या जिस चीज को ठान लेते हैं उस चीज को कभी अधूरा छोड़ करके नहीं आते हैं। अगर वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कार्यक्रम का नेतृत्व, पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी, पूरे कार्यक्रम का आयोजन और मैनेजमेंट अगर हमारे हाथ में है तो आरपी मौर्य कभी आज तक किसी काम को अधूरा छोड़ के नहीं आया। लेकिन वहीं पर अगर वो आयोजन प्रोग्राम किसी और के माध्यम से हो रहा है, किसी और के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, तो उसके प्रति हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। समझाना, बुझाना, अपनी बात रखना, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और उसके बाद जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती है। हमने देखा है कि जब भी हम कभी भी किसी भी मुद्दे में पीछे हटे हैं तो उसका कारण हमारा विरोधी नहीं रहा है। जिससे हमारी लड़ाई है वो कभी हमारा जो है ना विरोधी रहा, ना हमारे रास्ते का रुकावट बना है। जब जब ऐसी सिचुएशन आई है तब तब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे ही भाई बंधु उस रास्ते में व्यवधान क्रिएट किए हैं और उसे रोकने का प्रयास किए हैं, और जिसकी वजह से कार्यक्रम रुका भी है और असफल भी रहा है। मैं ये भी बोलूंगा, आप लोग इत्मीनान से बैठे हों तो सारी बात मैं स्पष्ट करूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रॉपर योजना होना जरूरी है और हर तरीके से निस्वार्थ नेतृत्व होना जरूरी है। अगर निस्वार्थ नेतृत्व होगा तभी वो पूरे के पूरे आंदोलन को, या कह सकते हैं मुहिम को, सफल बना सकता है। साथियों, लगातार जो है आंदोलन के क्षेत्र में आरपी मौर्य या भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कहें, अपने में अहम भूमिका रखती है। और हमारे जीवन का सबसे पहला जो आंदोलन था वो अयोध्या एक बौद्ध स्थल का था। वैसे तो मैं कई सारे आंदोलनों में अप्रत्यक्ष रूप से या भीड़ का हिस्सा बन करके पहले शामिल हुआ, लेकिन जब से समाज की जिम्मेदारी को समझने के काबिल हुआ, संभालने के काबिल हुआ, तो अयोध्या मेरा
प्रथम आंदोलन था। और अयोध्या एक बौद्ध स्थल है। आपको पता होगा कि उसमें पिटिशनर में 2 लोग थे। मेरा नाम तो नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा स्टैंड करने का जो काम था, खड़ा करने का जो काम था, वो सब मैंने किया, जो मेरी जिम्मेदारी थी। और इस केस में नाम विनीत मौर्य जी का था। विनीत मौर्य जी के ऊपर हमने भरोसा किया, आते रहे जाते रहे, हर प्रकार से सामाजिक प्रोटेक्शन हमने दी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हमने दी, अरेंजमेंट हमने करी। और तमाम सारे लोगों ने, समाज के जो हमारे भाई बहन हैं जो बुद्ध विचारधारा से प्रेरित रहते हैं, भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी फंडिंग की। फंडिंग करने के बाद 40 दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी याचिका पर विचार नहीं किया और उसने उसे पेंडिंग में डाल दिया, 2 पक्षों को लेकर के बातचीत की, तो मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हम जन्मजाति का कह सकते हैं, पैदाइशी कहें, या पेशेवर नेता नहीं रहे हैं। हमारे पूर्वज जब शासन सत्ता संभाला करते थे तो बात अलग थी, लेकिन मैं इस समय एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूं, मध्यम वर्गीय फैमिली जिसको कहेंगे। और बस समाज सेवा का भूत और जुनून सवार हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड ऐसा है कि कभी भी अन्याय को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत मेरे साथ हो रहा हो या मेरी आंखों के सामने किसी और के साथ हो रहा हो। लेकिन समस्या आ जाती है कि जब तक आपके अंदर पावर नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो आप जो है ना तो अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे और ना ही दूसरों की कर पाएंगे। तो हमने विनीत मौर्य जी को ये बोला कि भैया इतने सारे लोग हैं समर्थन में, और हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन छेड़ दें तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तो थू-थू होगी ही, और कहीं ना कहीं हम लोग एक नया मिसाल कायम करेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से हम सफल बनाएंगे इस मोमेंट को। विनीत मौर्य जी बोले, आरपी मौर्य जी, मेरा काम आंदोलन करना नहीं है और हम इसमें ना तो ना किसी अन्य प्रकार की हमारी भूमिका रहेगी। मतलब क्या है कि विनीत मौर्य जी थक चुके थे और उन्होंने ये नहीं चाहा कि आरपी मौर्य फ्रंट पर आए, क्योंकि मैं फ्रंट पर था भी नहीं, क्योंकि सारे फ्रंट पर अगर हो जाएंगे तो रसोइयों का काम कौन देखेगा, बैकडोर से काम कौन करेगा, बहुत सारी चीजें थी जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी होगी। तो हमने उनको करके इस आंदोलन को खड़ा किया, नहीं माने, ना आने की बात करी, पब्लिक प्लेस पे जाकर के ये बोलने लगे कि आरपी मौर्य नेता बन रहे हैं। तो मेरा यही कहना रहता है कि अगर आरपी मौर्य नेता बन रहे हैं तो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान तो है नहीं, नुकसान है तो मोदी और योगी का ही है। तो मोदी योगी का अगर नुकसान है तो तुम्हारे ही फायदे की बात है। दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे,
और हमने रात को 10 बजे जो है आंदोलन को रद्द किया, सिर्फ इसीलिए कि हमारे नेतृत्व में किसी भी भाई बहन को चोट ना पहुंचे, किसी के बेटे को, किसी की बेटी को कोई नुकसान ना हो। और रही बात अयोध्या की या बुद्ध विरासत की, तो वह जो है मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे के लिए मैं नेता बन जाऊं या मैं आगे निकल जाऊं, तो उसके लिए अपने बहन और भाइयों को और समाज के लोगों की लाश से होकर के हम नहीं गुजरना चाहते हैं और ना कभी गुजरेंगे। जब भी आप हमारे नेतृत्व में आंदोलन करेंगे, हमारे नेतृत्व में काम करेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहती है आपकी सुरक्षा। अगर हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल हो जाते हैं तो आंदोलन के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, सफलता के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, और निश्चित तौर पर हम और आप संगठित रहें तो आज नहीं कल सफल होंगी। इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो काफी लोग जो है जिन तक सूचना नहीं पहुंच पाई, वे लोग दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पहुंचे, और मैं दिल्ली के अंबेडकर भवन में उस मीटिंग मतलब आंदोलन को शिफ्ट कर लिया था, और काफी हद तक लोग वहां पर जाकर इकट्ठा हुए। फिर उनको सबको समझा बुझाकर हमने घर वापस भेजा। साथियों, एट द टाइम उसी समय हमने सोच लिया कि देश जो है, देश में ना तो न्याय की व्यवस्था है और ना ही संविधान चलने चलाने की व्यवस्था है। नीचे से आप आंदोलन करते रहिए और आपकी सारी की सारी ऊर्जा बेकार हो जाएगी, आप सफल नहीं होंगे और पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी, आप सफल नहीं होंगे। जब इस निर्णय पर हम लोग पहुंचे तो ये हुआ कि नई पार्टी बनाई जाए, और इस पार्टी को बनाने से पहले हमने तलाश किया कि किसी राजनीतिक दल में काम किया जाए। उसके लिए हमने शोषित समाज दल को चुना, और एक इलाहाबाद के बड़े बाबूजी थे, बड़े गुरुजी थे, उन्होंने एक पार्टी बना रखी थी, उनसे भी मिले। 2-4 दिन की जिम्मेदारी हमें दी भी गई थी, लेकिन हर जगह पर मैंने देखा कि कोई भी पार्टी वाला आपको नेता नहीं बनने देगा। कार्यकर्ता बन करके तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको नेता नहीं बनने देगा। और वहीं पर जब समाज के तमाम संगठनों को मैंने एक करने का प्रयास किया, 19 मई है संभवतः, और 2018 की बात है, जितने भी नेता मंत्री थे सबको बुला करके हमने हाथ जोड़ करके, पैर जोड़ करके ये निवेदन करने का प्रयास किया कि समाज का कल्याण अगर चाहते हो तो सब लोग एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। तो काफी लोग तो उस कार्यक्रम में आए, और काफी विद्वान लोग जो थे, जो अपने आप में नेता बनते हैं, आजकल सपा में दलाली कर रहे हैं, वे लोग अपने आप में बहुत बड़े नेता थे। वे लोग इसलिए नहीं आए कि कहीं आरपी मौर्य नेता न बन जाए। ये जो मैं कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी कल आपके लिए भी लागू होगी, ध्यान रखिएगा। जिन परिस्थितियों से हम निकले हैं या निकल रहे हैं, या जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, ये कल आपके लिए भी लागू होगा। बस एक बार सपना पाल के देखिए कि मैं देश
कि समस्या का समाधान कर दूंगा और मैं सम्राट अशोक का खून हूं, तो रास्ते में आपका विरोधी तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन आस्तीन के जो सांप हैं आपके अगल बगल में, वे आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस बात की गारंटी है। और उन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए हम लोग लगातार लड़ भी रहे हैं। तो जब देखा कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी, योग्यता टैलेंट होते हुए भी हम इन बेवकूफ़ों के पीछे भटक रहे हैं, इससे अच्छा क्यों ना हो कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएं, एक ऐसी पार्टी बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ समाज को ही नेता बनाए। इट मीन्स वह पार्टी किसी एक व्यक्ति के गुलाम ना हो, आने वाली पीढ़ी को बराबर का हक अधिकार मिले। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके बीच में है। और पहले जब पार्टी का गठन हुआ तब भी मैं लोकतांत्रिक वे में प्रेसिडेंट था, लेकिन हमारे 3 साल बीतने के बाद मैंने खुद अपनी स्वेच्छा से जो है निवेदन लिखा संस्थापक कमेटी को कि भाई चुनाव करवाया जाए, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ और उसमें हमारे 2 प्रत्याशी हमारे खिलाफ भी लड़े। अब वे नहीं जीते या उनको कम वोट मिला, ये सब चलता रहता है, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि अभी हम एनर्जेटिक हैं, चलने फिरने में सक्षम हैं। इसलिए हमारे सभी साथियों ने सपोर्ट किया, और जिस दिन हम दौड़ने में समर्थ नहीं होंगे, चलने में समर्थ नहीं होंगे, वो दिन निश्चित तौर पर दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। और इसकी पूरी की आज़ादी, पूरी तरीके से आज़ादी है। और आगामी 9 मार्च को संस्थापक कमेटी का जो चीफ है उसकी भी इलेक्शन होने वाली है, अधिसूचना जारी हो गई है। तो मेरा साथियों, आज का मुद्दा कुछ और है, मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपके सामने जो है, इस देश में कोई विकल्प नहीं है अगर आप राजनीति के बारे में सोच रहे हो तो। और उसके बाद आ जाते हैं, धीरे धीरे हम लोगों ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया, और करते करते मैं और जो मझिया में कुछ लोगों ने वहां पे पत्थर रख करके और बोला कि जो है यहाँ पे शंकर जी आए थे, नंदी जी आए थे, या जो भी चीजें अपनी मनगढ़ंत कोल कपोल कहानियां ही तो होती इनके पास, वहां पर अपना दावा अगले ने ठोक दिया। बदायूं के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं बदायूं को अपना कर्म क्षेत्र मान चुका था, आज भी मानता हूं। हमने आए दिन, जब से मैं बदायूं आ रहा हूं, जा रहा हूं, जब से पार्टी का गठन हुआ है, तब से लगातार बदायूं में हमने सम्राट अशोक जयंती उसी मझिया में मनाने का काम किया है। लेकिन जब जरूरत वहां पे भीड़ की थी, जब जरूरत सामाजिक एकता की थी, तो हमारे ही समाज के लोग राजनीति खेलते हैं। बदायूं में पूरा का पूरा बदायूं जो है वो मौर्य समाज के बीजेपी के दलालों से घिरा पड़ा है। कहिए तो मुझे, मैं नाम भी ले लूं, डर नहीं है मुझे, समझने वाले समझते होंगे। तो हमारा समाज इतना चालाक और चतुर है कि वो कभी भी फ्रंट पर नहीं आना चाहता है। वो आरपी मौर्य का भी हितैषी बन के रहना चाहता है, संघमित्रा का भी हितैषी बन के रहना चाहता है, केशव प्रसाद का भी हितैषी बन के रहना चाहता है, और हरीश मौर्य का भी क्या कहते हैं, हितैषी बन के रहना चाहता है। लेकिन जब आफत आती है, मतलब उसका कोई नेता नहीं है, वो सबको नेता मानता है, और जहां उसको समाधान खोजने का प्रयास करता है, और ज्यादातर स्थिति में तो समाधान मिलता ही नहीं है। भाई
आरपी मौर्य ने जान लिया कि ये फला आदमी जो है बीजेपी के चक्कर लगाता है, तो आरपी मौर्य एक बार तो सोचेगा ना कि जब ये बीजेपी में काम कर रहा है तो मैं मदद क्यों करूं। और अगर अगले ने देख लिया कहीं पर कि आरपी मौर्य के साथ रहते हैं, तो अगला ये सोचेगा कि मैं इसकी मदद क्यों करूं। तो इसी चक्कर में ये समाज और भी तहस नहस हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो रास्ता क्लियर कर लीजिए। आप जो है आरपी मौर्य के साथ रहना चाहते हो या बीजेपी के दलालों के साथ रहना चाहते हो, ये खुला कर लीजिए। अगर आप बीजेपी के दलालों के साथ रहना चाहते हो तो मेरे तरफ से कोई नुकसान मैं आपको नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के साथ रहना चाहते हो, आरपी मौर्य के साथ रहना चाहते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ बीआरपी और जो है बीजेपी की ही लड़ाई है और कोई बीच में टिकेगा नहीं। आप भीड़ भड़के पे मत जाइएगा, कोई नहीं टिकने वाला है। तो या तो आपको बीजेपी में रहना चाहिए और या फिर बीआरपी में रहना चाहिए। जो बीआरपी के साथ रहता है उस पर आंच नहीं आती है, ये हमारी गारंटी वारंटी दोनों होती है। और जो बीजेपी में रहता है उसको हम छेड़ते ही नहीं है, आम जनता को ना परेशान करते, ना मैं तो कोई गुंडा माफिया हूं। अब बीजेपी वाले भविष्य में गुंडा बना दें, माफिया बना दें, तो ये उनका सौभाग्य है, क्योंकि अभी हमारे ऊपर 3-3, 4-4 केसेस लग चुकी हैं। और बदायूं पुलिस की नज़रों में मैं एक क्रिमिनल हूं। मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूं, लेकिन बदायूं की पुलिस ने हमें क्रिमिनल बना दिया है। जैसे अभी कल की बात थी, कल परसों की बात थी, 2 बंदों ने जो है एक मंत्री के खिलाफ कमेंट करा फेसबुक पे। मनवीर ने, रुपेश ने और एक सौरभ नाम का बंदा था, उनने कमेंट करा। और उस कमेंट के बाद पुलिस तुरंत जो है हरकत में आ गई। किसी ने फोन कर दिया या किसी ने शिकायत कर दी और झूठा केस बना करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वही यूपी पुलिस है, स्नेहा कुशवाहा को वहां पे हॉस्टल में मार दिया गया, आज तक वही यूपी पुलिस गिरफ्तार करने नहीं गई। उसको जो है क्या कहते हैं, चपाती में मक्खन लगा करके पंडित की पूजा कर रही है। और जो है वही मनवीर को और जो है रुपेश को उठा करके जेल में डाल दी जाती है। उसके बाद वहां का प्रशासन टाल मटोल कर रहा है। हम सब देख चुके हैं, समझ चुके हैं बदायूं को। मौके का इंतजार है। समाज ने बुद्धिमत्ता दिखाई, समझा, तो निश्चित तौर पे इसका समाधान जड़ से कर देंगे। वह खुद अपने आप में इतना बुद्धिमान है कि जो निर्णय लेता है वो सही है, शायद नहीं है। हम अपना प्रयास अंतिम लेकिन आंदोलन का कोई प्रॉपर मैनेजमेंट चल रही है। हाँ, जिसके दिमाग में जो आया वो वहां पर खड़ा होकर के अपना भाषण देना शुरू कर दिया। एक भाई साहब हैं सपा के बहुत बुद्ध समर्पित नेता, डॉक्टर नवल किशोर। नाम लेना पड़ता है, ज्यादा छुपाएंगे तो आप भी बोलोगे इनडायरेक्ट बोलते हो, सामने से बोलते नहीं हो। डॉक्टर नवल किशोर वहां पर जा करके बोल रहे हैं सपा को वोट दीजिए। और टोटल उन्होंने अपना भाषण जो है, मैं तो उस समय चला आया था, लेकिन भाषण में यह बोला जा रहा है कि सपा की सरकार बनाओ। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर नवल किशोर जी से कि बदायूं का सांसद कौन है इस समय, जिसको बदायूं के लोगों ने सांसद बनाया। और बीजेपी को हटाने के लिए उसको सांसद बनाने में हमारा भी रोल था। वही बंदा उस प्रोग्राम को झांकने तक नहीं गया, देखने तक नहीं गया, सुनने तक नहीं गया कि यहां पे हो क्या रहा है। और अगला बंदा, जब मातम का माहौल है, जब
मझिया को बचाने का माहौल है, तब वो ये कह रहा है कि जो है सपा को जिताओ, अब की बार अखिलेश भैया आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। हम भी नेता हैं, हम वहां पर गए, हमारी स्पीच को आप सुनिएगा, हमने कभी भी पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया। इस मोमेंट पे जब भी कहीं पर आपकी दुख की घड़ी होती है, जब कहीं पर आपको जरूरत की बात आती है, तो हम वहां पे अपना पार्टी का प्रचार नहीं करते हैं, हम सिर्फ काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो वहां पे मैनेजमेंट कमेटी थी, एक भाई बदायूं का ये बोला कि अगर आरपी मौर्य बदायूं में आ जाएंगे तो हमारे युवा यहां पर क्या करेंगे। वो सारे लोगों ने अपनी जो है पूरा प्रयास कर लिया, और करने के बाद एक असफल नेतृत्व के चलते कि उस आंदोलन को सफल नेतृत्व तो नहीं मिल पाया। और मैंने एक बार नहीं 1000 बार मैंने बोला, कॉपी मुझे दिखाओ, क्या हो रहा है मुझे बताओ, हमारी जरूरत है तो बताओ। लेकिन ये हमारे समाज के लोग एक सपा में है, मतलब वो बदायूं का मुद्दा सिर्फ बीजेपी और सपा का मुद्दा था। जितने लोग वहां पर मंच पर थे, आधे बीजेपी के थे और आधे सपा के थे, इतनी सी बात है। आरपी मौर्य के लोग बहुत गिने चुने थे, मतलब जो आत्मनिर्भरता पूर्वक खड़ा हो उसकी संख्या वहां पर कोई नहीं थी। और एक बड़ी बुद्धिमानी की बात यह करी कि जब मंच लगाया गया तो भंते जी के प्रति, भिक्षु संघ के प्रति इतना ज्यादा मान सम्मान दिया जा रहा है कि उनको मंच पर ऊपर बिठाया गया। बड़ी खुशी की बात है और हमें उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन नेता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको ले जा करके वहां पे जमीन में लिटाया जा रहा है, जमीन में बैठाया जा रहा है। ये हमारे वहां के लोगों की सोच थी। जो क्रांतिकारी युवा साथी हैं, उनके दिमाग की जो बत्ती है वो कब खुलेगी, इसको जरूरत है। नेता को हम एक दो लोग निवेदन करने हैं, उसको होने देते हैं, फालतू में विवाद करके कोई फायदा नहीं है। नहीं तो मैं डांट उसी समय देता। तो नेताजी को जो है जमीन पे लिटाया जा रहा है, जबकि वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नेताओं के चलते और हमारे चलते वो उतने दिन तक टिका रहा। नहीं तो संगठन की औकात नहीं है कि उस आंदोलन को चला सकता था। तो मान लेते हैं कि नेता जनता का सेवक होता है, ये तो वही बात है, लोग कहते हैं। लेकिन वही नेता राजा भी बनता है। जब आप वोट दे करके जब आप उसे पार्लियामेंट में भेजते हो, भारत देश का प्रधानमंत्री आपके घर पे आएगा तो दरी बिछवाओगे उससे क्या? आपने दरी बिछाने के लिए उसको सिलेक्ट कर रखा है क्या? और जो नेता होता है उसकी आवाज पब्लिक के लिए जो है शेयर होनी चाहिए, पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। तो अगर वो पीछे बैठा है, बीच में बैठा है, जमीन पर बैठा है, उसका सम्मान तुम नहीं कर पा रहे हो, तो अपने देश और समाज को कौन सा राजनीतिक मंच दोगे? और वहीं पर एक बहुत ही वीर योद्धा बनते जी आए, कहना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं क्योंकि समाज का हित इसी में छुपा है। वो आए, वो जहां चले जाते हैं पूरा मंच उन्हीं का हो जाता है। उन्होंने कहा कि 5 दिन का टाइम देते हैं। हम वहां पर गए थे कि भैया जब तक न्याय नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो 5 दिन की वो मोहलत दे दी पूरी सब्जी खाने के लिए बदायूं प्रशासन को। जैसे लग रहा है कि क्या कहते हैं, भैंस गर्भवती है, अभी 5 दिन के बाद बच्चा देगी, तब भंते जी दूध पिएंगे और मट्ठा खाएंगे। 5 दिन का टाइम दे करके उन्होंने उस पूरे मिशन पर पानी फेर दिया। तो कुल मिला करके जब वहां पे
क्या कहूं कि मूर्ख तो नहीं कहूंगा, लेकिन बुद्धिमानों की मजार लगी हो, तो हमने कहा भैया चलो दिल्ली, ये सब जो है बुद्ध विरासत को बचा लेंगे। अपने आधार पे जब तक कर नहीं लेंगे तब तक इनको संतोष मिलेगा नहीं। फिर मैं प्रयास करता रहा, फिर जो हमारे हाथ में जितना है मैं उतना ही कर सकता हूं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। और बदायूं का जो मुद्दा था वो आज भी वहीं का वहीं है। भंते लोग वहां पे रहने के बजाय वे ना रहते तो ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि घुट घुट करके जीने वाली बात है। और बदायूं की आम आवाम और जितने नेता हैं, मैं बता रहा हूं, वहां पर झांकने तक नहीं जाते होंगे, देखने तक नहीं जाते होंगे, बस भंते जी को वहां पे पहुंचा दिए और अपने आप में नेता बन गए। इस बार सपा से टिकट उनको मिल जाएगा और इस बार बीजेपी से टिकट उनको मिल जाएगा। और वहां पे जो चपड़गंजू नेता हैं बीजेपी के, एक भी नेता उसमें बोलने नहीं आया कि जो है मजिया किसकी है। ऐसे आज बड़ी चौक पे कब्जा हो रहा है, जो मंत्री के खिलाफ बोला वो मंत्री वहां पर बड़ी चौक पे पूजा करवा रहा है। मैं तो बोल रहा हूं ले चलो ना मुझे जेल, बदायूं पुलिस को मैं बोल रहा हूं मुझे जेल ले चलो, बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन नहीं, बदायूं पुलिस का कोई वसूल नहीं है। वहां पर नेतागिरी इतनी जो है बदमाशी भरी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और बदायूं की जनता जो है बहुत सीधी सादी भोली भाली है। उसको जेल में रखो, उसको खेत में रखो, बगीचे में रखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी रहती है। तो ये जो है सिचुएशन आपके बदायूं जिले की है। साथियों, मैं इतना लंबा इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि देश में वास्तव में चल क्या रहा है। अब हमारे जो समाज के लोग हैं, विशेष तौर से बुद्धिस्ट समाज के लोग, बुद्धिस्ट समाज में भगवान बुद्ध ने कहा तो दीपो भव, तो सब कोई सोचे कि सब कोई नेता बन जाते हैं। मतलब एक एक करके नेता नहीं बनाओगे। इतना दिन बामन मेश्राम ने काम किया, बामन मेश्राम के पास मैं गया एक बार मिलने, तो मुलाकात तो हुई और शायद जो है मुलाकात में ही मार हो जाती। इतना बदतमीज इंसान मैंने आज तक धरती पे नहीं देखा। हमने अगले से यही पूछ लिया कि भैया तुम जो है एससी वर्ग का नेतृत्व तो कर रहे हो, तो मायावती भी तो कर रही हैं, तो मैं किसके साथ खड़ा हो जाऊं, तुम्हारे उनमें क्या अंतर है। दूसरा सवाल मेरा यह था, क्या तुम अगर अपने बगल में दूसरे ओबीसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओगे? नहीं बनाएगा, अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। खैर हम लोग चल, क्योंकि बड़ी बातों करने के लिए वरिष्ठ लोग भी थे। अगर युवा टीम हमारी होती तो मैं रोक भी नहीं पाता, तब तक ठोंक दिए होते। तो बामन मेश्राम ने पूरी जिंदगी खपाई, रिजल्ट 0 है। कांसीराम ने, मान्यवर कांसीराम ने पूरी जिंदगी खपाकर मायावती को खड़ा किया। और मायावती क्या कर रही हैं? महुआ बीन रही हैं। मायावती अब महुआ बीन रही हैं। मतलब ये रेड़ का पेड़ लगाया था कांसीराम ने। कांसीराम इतने महान थे तो ये दूरदृष्टि उनके दिल दिमाग में नहीं थी कि जो है मायावती को जिस प्रावधान के अंतर्गत हम बिठा रहे हैं, कल ये हुकूमत कर सकती है। ये चीज कांसीराम जी ने नहीं सोचा था। और जानबूझकर अगर उन्होंने किया, स्वार्थ में आकर के किया, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अनजाने में किया तो मैं कांसीराम की है। साथियों, बड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या वजह है। सब कुछ साले पैसे लेने के बाद भी टाइम पे नेट, और जो ये बदायूं की स्थिति रही। हाँ, मैं बोल रहा था पॉइंट पे कि भंते सुमित्र रतन जो है उन्होंने 5 दिन का टाइम ले लिया। और इससे पहले कुछ और टॉपिक पे मैं था। हाँ सॉरी,
तो क्या है। हाँ साथियों, 1 मिनट बस, थोड़ा सा जो है वेट करिएगा, बड़ी समस्या है। अब ले जाओ, उधर से कर लो, ठीक है। उधर ले जाओ थोड़ा, एक बार ये फ्लाइट मोड में लगा रखे, जाओ, रुक जाओ, कर ही देता हूँ। बस बस 2 मिनट वेट करिएगा, मैं आ रहा हूँ, टर्न बैक, और बने रहिएगा आप लोग। एक मिनट। इसका तुम्हें वाईफाई का पासवर्ड पता है? किसका? इस वाले का, तुम्हारे का, बताओ क्या है। जाओगे, ध्यान दे, छोड़ो। अब ले जाओ, उधर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखो बस। हाँ साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लगातार बने हुए हैं और वेट कर रहे हैं। तो बात आज पूरी हो, मतलब खड़ा किया वो प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। मान्यवर कांशीराम जी, जिनको आप बहुत बड़े मसीहा मानते हैं, हमको विचार करना पड़ता है कि उन्होंने, और उनको सब कुछ बना के चले गए, उसके बाद मायावती जी क्या कर रही हैं? मायावती जी आपकी बात सुनती हैं? आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हो? मायावती जी को किसने बोला था करोड़ों अरबों रुपए लेकर टिकट देना? मायावती को किसने बोला था अकेले बने रहना? मतलब कांशीराम जी की जो पार्टी थी वो पार्टी नहीं, कंपनी है। तो चंदू भैया आजकल आए हैं जो कांशीराम जी के मिशन को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन करते करते चंदू भैया को यह नहीं पता है कि वो भी मायावती के पैटर्न पर ही हैं। कल चड्डीधारी गैंग वाले उन पर भी कब्जा कर लेंगे, उनको भी अपने बस में कर लेंगे, और वो भी आरएसएस की गुलामी करेंगी, बीजेपी के लिए काम करेंगे। तो एससी एसटी समाज का, मौर्य खैर तो मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन एससी एसटी समाज में जो युवा भटक रहे हैं उनका क्या होगा? इसका भी कोई हल नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है साथियों कि इस देश के अंदर जिसको आप बहुजन समाज बोलते हैं, उस बहुजन समाज का नेतृत्व पूरी तरह जो है वो भटक चुका है, और जिसके चलते आंदोलन हो या कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो, चुनाव हो, उसमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि नेता बात ही नहीं करता है। आप हमसे बात करोगे डायरेक्ट, स्वामी प्रसाद कभी फोन नहीं करते, मैं फोन करूंगा तो फोन नहीं उठाएंगे। बाबू सिंह कुशवाहा कभी फोन नहीं करते, मैं फोन करूंगा तो बात नहीं होगी। या कोई और जो तमाम नेता हैं, वो नेता कभी आपस में बात नहीं करते। लेकिन समाज के लोग ये चाहते हैं कि भैया वो भी नेता बने रहें, वो भी नेता बने रहें, वो भी नेता बने रहें, वो भी नेता बने रहें। ऐसे कैसे संभव है? जब एक आप प्रोग्राम करवाते हो तो आप बीजेपी के भी नेता को आमंत्रित करते हो, कांग्रेस के भी नेता को आमंत्रित करते हो, आरपी मौर्य को भी आमंत्रित करोगे, सबको आमंत्रित कर ले रहे हो एक साथ। तो आपको अगर मैं वेश्या की कैटेगरी में रखूं तो क्या बुरा है? उसको भी सबको अपना पति मान के घूमती है, वो भी सबको अपना पति मान के घूमती है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो कोई काम नहीं आता है, और कहीं ना उसका घर बन पाता है, ना उसको कोई मंजिल मिल पाती है, बस बेचारी रोड पे भटकती रहती है, भटकती रहती है।
और जितने सारे लखैरे होते हैं फील्ड में वो सब उससे प्रेम करते हैं। ये कहानी है, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। एक जो है सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, आपने नाम सुना होगा। अभी वहां पे जो है पता नहीं कौन सी कंट्री से, विदेश से लाइव आई थी, निर्भया केस को लड़ रही थी। नाम तो आप जान ही गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकील गलियों में घूमते हैं, और निर्भया केस जब ये लड़ी तो निर्भया केस में इनका कहीं पर सीमा का सा भी नहीं है। यही बगल में दिल्ली में द्वारका में ही निर्भया के माता पिता रहते हैं, हमारे बगल में ही, और सब कुछ पता है मुझे। ये उनकी माता जी के साथ घूम घूम करके अपना जो है, अब महिला तो है ही है, हमारे समाज के लोग महिलाओं को देख करके फटाफट लाइक कमेंट बहुत करते हैं। वो जान नहीं रहे हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब महिला होने के नाते हमारा कोई कंपटीशन नहीं है उससे, लेकिन समस्या ये है कि समाज की जो वास्तविक दशा और दिशा है उसको नहीं सुधारोगे तो आने वाले दिनों में कुछ नहीं मिलेगा। खामखा लड़ाई मत लड़िए, घर पे बैठिए, कम से कम बीवी बच्चा पालिए, वो सबसे बढ़िया है। तो वो पूरे समाज में जा करके कि बोली मैं वो केस लड़ूंगी, तो मैं वो केस लड़ूंगी, मतलब खूब कूदी समाज में। तो हमारे मौर्य कुशवाहा समाज के लोग महिला वकील देख करके जैसे परा पा जाते हैं। अब जिंदगी में कभी वकील बने ही नहीं तो फिर क्या हुआ? 100 रुपए में वकील हजूरी करते हैं जाकर के कोर्ट में, जज के सामने गिड़गिड़ाते हैं। खैर, तो बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए लड़ रही थी। समाज का एक भी केस अगले ने लड़ा नहीं। और उसके बाद जो है कहते नहीं कि जिसने कभी जो है क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद नहीं। जिसने कभी जिंदगी में कुछ पाया ना हो, अगर पा जाता है तो वो उल्टा चलने लगता है। तो वह महोदया जो है वो तुरंत जैसे उनका कुछ वर्चस्व बना, आप लोगों ने बनाया, तैसे वो बीजेपी में चली गई, सॉरी मायावती के साथ चली गई। अब मायावती में सोची कि भाई इधर ओबीसी हमारा साथ देगा और उधर जो है मौर्य साथ देगा, तो मैं सीधे सीधे मायावती की अल्टरनेट सॉल्यूशन बन जाऊंगी। और मायावती बड़ी चालाक है, वो अपने जूती में रखती है ऐसे लोगों को। वहां पर भाव नहीं मिला तो समाज के लोगों ने भी थोड़ा, जब राजनीतिक होने लगी तो समाज के लोगों ने भी इग्नोर कर दिया। अब वो बीजेपी में आ गई हैं। अब बीजेपी में वो रह करके जो है क्या कर रही हैं वो तो खुद ही जाने। अभी कनाडा पता नहीं कहां से जो है स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिला रही थी कि मैं यहां कनाडा से ये करूंगी, वो करूंगी, फलाना करूंगी। उनको ना तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी दिखाई पड़ी, ना आरपी मौर्य दिखाई पड़ा कभी बातचीत करने के लिए, ना एक साथ कभी चलने की बात करी। एक और हैं आजकल जो है हीरोइन बन के घूमती हैं, प्रियंका मौर्य जी, लखनऊ की हैं, आपने सुना होगा। वो बीजेपी की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, एकदम रोल मॉडल हैं। हमारे जो है समाज के लोग बहुत लाइक कमेंट करते रहते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे हीरो हीरोइन बन करके जो है समाज को पोलराइज करके कई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बन जाओ। बड़ी आजकल बड़ा लंबा पेच, मतलब आपकी बीमारियों को अगले ने इस्तेमाल करना सोच, मतलब एक बना क्या कहते हैं पॉइंट मिल गया है अगले को। कोई ना सामाजिक काम है, ना कोई सामाजिक एक्टिविटी है, सीधे बीजेपी में जाकर के किसी जो है अपना, बहुत सारे बीजेपी में बहुत सारी कुर्सियां खाली रहती हैं इन लोगों के लिए, जो उन कुर्सियों पे काम नहीं होता, बस खाली बैठा दिया जाता है। तो ऐसे में उनको किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिए। अब वो भी एक समाज के नेता हैं। एक डॉक्टर नवल किशोर जी सपा में लगे ही हैं। एक महान दल का आधा पागल हैं? वो दिन भर पता नहीं क्या बोल जाए, कोई क्या कर जाए, कुछ पता ही नहीं है। यह आपका बहुजन समाज है, बता रहा हूं मैं आपको। कौन सा नेता है?
जो हॉट टैग करेगा सीधे फोन से मेरे से करे ना, डायरेक्ट नंबर तो मेरा अनाउंस है। अगर समाज हित की बात कर लेता तो मैं तेरी सेवा करूंगा, कल से ही लग जाऊंगा तेरी सेवा में, कोई नजर नहीं आएगा। साथियों, समाज का जैसे घर का पति होता है, महिला का पति होता है, ऐसे समाज का नेता होता है। समाज का नेता अगर चुनना है, कल्याण चाहते हो तो एक नेता एक पार्टी। जब एक नेता बुढ़ा हो जाए तो उसके बदले दूसरा पैदा कर दो, वो बुढ़ा हो जाए तो तीसरा पैदा कर दो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने दो, लेकिन पार्टी वही रहे और पार्टी आपके ही हिसाब से चले। नेता तो रहेगा हमारा, गार्जियन तो रहेगा, लेकिन पार्टी आपके हिसाब से चले, कल्याण हो जाएगा। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कभी जिंदगी में सफल नहीं होगे। आइए और उदाहरण बताता हूं। एक डॉक्टर अंबेडकर हैं आजकल के, डॉक्टर नाम उनका है, अरे क्या नाम है उसका, राजरतन अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं, बड़ी चर्चा का विषय है। हम सम्राट अशोक के पोते हैं, हमारी कोई चर्चा ही नहीं है। ले कितना भेदभाव हो गया। अब वो बंदा चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, सूट बूट में एकदम टाइट रहता है, एकदम एकदम पूरा टाई बेल्ट एकदम लेस। तो उसका कोई याचिका जो है ना, वो इंडिया में पड़ता ही नहीं है, वो सब विदेश में पड़ता है। कहीं चाइना में, कहीं 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 पता नहीं कितने कंट्री का नाम याद कर रखा है। हमको तो विदेश से कोई मतलब ही नहीं है। हम पहले इंडिया को देख लें, अपने घर को सुधार लेते, विदेश की बात हम बाद में कर लेंगे। तो उसने जो है, जब भी कुछ होता है तो वो तुरंत फॉरेन कंट्री में एप्लीकेशन देता, मैसेज देता है, फलाना करता है, ढेमका करता है। अभी लोगों ने आह्वान किया था भाई तुम बोध गया क्यों नहीं गए, तो लाइव आकर के अपनी सफाई दे करके निकल गया बंदा। मतलब जमीन पे कोई बैठने वाला नहीं है, लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। नेता सब बनेंगे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सब चला रहे हैं। मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो जरूर मुझे सजेशन देना, लेकिन दिमाग से ये निकाल दीजिए कि जो है क्या कहते हैं, बुराई करने से कोई आगे नहीं जाता है। विरोध ही राजनीति है, और विरोध नहीं करूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सी दुकान पे कितना बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है? जब आप मार्केट में कहीं जाते हो तो दुकान वाला कहता नहीं है कि भाई उनका सामान जो है वो खराब है, हमारे यहां ले लीजिए। तो हो सकता है मेरा उद्देश्य बेचना हो सकता है कि सच में मैं आपको असली सामान बेच, इसका आकलन तो आप करोगे ना, या वो काम मैं कर रहा हूं। मेरी आवाज बीच में कट रही है कि आ रही लगातार? अरे बड़ी दिक्कत हो रही, पता नहीं। जो है, हाँ, जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो किसी की व्यक्तिगत समस्या नहीं देखता है, वो किसी की व्यक्तिगत समस्या को नहीं देखता है, वो कंट्री टू कंट्री के मामले को हल करता है। ये बात अगले को पता ही नहीं है। और विदेश 20 चक्कर लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन के दौरान हमने सब कुछ देख लिया, समझ लिया है। वो बामन मेश्राम से निकले हुए सिपाही हैं। हो सकता है बामन मेश्राम ने उनका पोस्टमार्टम किया हो, ना अच्छा लगे वो तो निकल गए। आज फिर वो अपना वजूद बनाने में लगे हैं कि अब भाई बामन मेश्राम खत्म तो विलास खैरात सही। अब विलास खैरात बोध गया में अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। एक बनते लामा जी वो अलग आंदोलन कर रहे हैं। बनते सुमित रतन 5 लोगों को लेकर के पहुंच गए, वो अलग जो है कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश के कोने कोने से बहुत सारे लोगों को जाते हुए मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे बंदी लोगों को जाते हुए हम देखते हैं। वो जा कहां रहे हैं, किसके नेतृत्व में जा रहे हैं, और जो भिक्षु संघ जा रहा है वो कहां पर है? अभी तो मैं देख रहा हूं कि बोध गया मोस्टली खाली होने वाला है, लोगों की संख्या बड़ी कम हो गई है वहां पे। बंदे सुमित रतन के पीछे 10 लोग भी नहीं बैठे थे। अच्छा, वो बिहार में एक जो बाबू जगदेव प्रसाद का बेटा नागमणि है, आपने उसका भी नाम सुना होगा, आजकल वो पार्टी चला रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है।
जो अपने बाप का नहीं हुआ वो समाज का होने जा रहा है। स्नेहा कुशवाहा की जब हत्या हुई तो बड़ा आंदोलन आपने बिहार में देखा होगा, वो सब उसी की करामात थी। नीति आ रही, राजनीति खड़ी करना, अपने बाप पे राजनीति करके तो आगे निकल गया, जो भी कर रहा है दलाली करता करता मंत्री संतरी बन गया, और अब स्नेहा कुशवाहा को पकड़ लिया। स्नेहा कुशवाहा को लेकर के जो वो मंत्री बनने चला है, पटना में आक्रोश रैली निकाल दिया बीच में, बोध गया कभी गया ही नहीं, बोध गया कभी नहीं गया। और एक जो है विश्व सुंदरी सीमा कुशवाहा बिहार की हैं। आप सब लोग बहुत कमेंट करते रहते हैं, मैं नाम ले ले रहा हूं इसलिए क्योंकि आज जरूरी है, जो मेन चेहरे हैं उनका ना पता वो नीतीश में है, ना पता वो तेजस्वी में है, और ना कभी कुछ, बस खाली चेहरा चमका करके और समाज को अब क्या कहें, चूतिया बनाने का काम है कि मूर्ख बनाने का काम है, ये तो आप नडे करेंगे। तो कहने का मतलब समाज की बीमारी लोगों को, जो नेता बनते हैं उनको पता है। तो कोई नेता समाज को सुधारने नहीं आ रहा है, सब यहां नेता बनने आ रहे हैं। आरपी मौर्य के अलावा कोई नेता समाज सुधारने नहीं आ रहा है, ये बता रहा हूं मैं। और जो नेता समाज सुधारने आएगा वो बीआरपी में होगा, गारंटी है मेरी। तो साथियों स्थिति ये है कि मैं जो है बोध गया जाने वाला था और बोध गया का दौरा रद्द कर दिया। वहां के लामा जी ने यह घोषणा करी कि प्रशासन आया था, बातचीत किया, बातचीत करने के बाद जो है करने के बाद हम फैसला लेंगे कि क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब ये लोग बात करने में सक्षम नहीं रहे, या क्या रीजन रहा है। लामा जी का अगर नंबर है तो मुझे जरूर बताइएगा। अशोक लामा जी नाम है, बंदे जी हैं जिनके नेतृत्व में समझौता हो रहा है। और कुछ बनते लोग हैं अभी वो बुद्ध विहार में बैठे हैं। तो तुमको जितने भी बनते गण हैं उनको कौन सा बीवी बच्चों की खबर लगी पड़ी है कि बच्चे खाने के लिए मर रहे हैं कुछ, और बंद करो अपना अपना बुद्ध विहार, निकलो बोध गया। दूसरी बात क्या है कि वहां पर जो आंदोलन हो रहा है वो भूख हड़ताल हो रहा है। आपको पता है हमारे बनते लोग कितना खाते हैं? एक टाइम खाना खाते हैं। और वहीं पर पंडा पुजारी लोग कितना खाते हैं? हर मिनट खाते हैं और गाजर की तरह बने रहते हैं, देखा ही होगा आपने। तो वो ज्यादा लड़ेंगे, ये ज्यादा लड़ेंगे। बिना खाए भजन होती है, भूखे पेट भजन होती है। आंदोलन लंबा चलना है, लड़ना है या मरना है। आपके मर जाने के बाद आपको क्या लगता है कि आंदोलन के देश बदला गया? 75-76 साल से वो एक्ट बना हुआ है, किसी की नजर पड़ी क्या? बहुत सारे सरकार आई और चली गई, बदलती रही। बाबा साहब उस समय थे जब ये एक्ट बना हुआ था, बीटी राष्ट्रपति, भारत के बहुत सारे महापुरुष पैदा हो गए। ये बीटी एक्ट किसने बनाया? अबे उल्लू के पट्टे, इतना तो तुझे समझ में आ रहा है, तू देश चला रहा है या प्रदेश चला रहा है। बुद्धिज्म इज इक्वल टू नथिंग। बुद्धिज्म की बराबरी कहीं नहीं की जा सकती पूरे वर्ल्ड में। जो ट्रू है दैट इज द बुद्धिज्म, जो रियल है वही बुद्धिज्म है। जो दिख रहा है वो सब बुद्धिज्म है। तुम्हारा तन मन धन सब कुछ बुद्धिज्म है। तुम बुद्धिज्म के बिना रह भी नहीं सकते, सच्चाई तो ये है। उस बुद्धिज्म में पंडित को बिठाया किसने? ऐसा एक्ट बनाया किसने? कौन कमीना था उसमें? वहां बिहार सरकार में जो इसने एक्ट को बनाया। बहुत चिंतनीय विषय है। 76 साल से चला आ रहा है।
आज भी एकता बरकरार नहीं हो पा रही है। कौन करेगा एकता? चिंतनीय बात है। तो साथियों, कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कर लें। मैं तो भाई छोटा मोटा नेता हूं, ये बात फैक्ट है, आप जानते भी हो। और बोलते हैं थोड़ा सा कड़क, इसलिए आज फेसबुक आईडी आज जो चल रही है, जिस पर मैं लाइव हूं, ये शायद चौथी या पांचवी आईडी है। आप फॉलो करते करते भी थक गए होंगे। और मैं राजनीतिक हूं कट्टर, और लोग राजनीति से नफरत भी करते हैं। गाना लगाएंगे ना सोशल मीडिया पे और कहेंगे जो है कि हमको राजनीति से नहीं मतलब, हम समाज सेवी हैं। काहे के समाज सेवी हो भाई? घर बेच के समाज सेवा करोगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह के गए, सत्ता हर ताले की चाबी है। सम्राट अशोक कह के गए कि मेरे पुत्रों पर पत्रों शासक और महास्थविर बनो। ये बात समझ में नहीं आई। आज तुम समाज सेवी बनने के के लिए चल पड़े हो। समाज सेवी बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना है? अरे दुनिया सलाम उसको करती जो कुछ करके दिखाता है। नहीं तो गली गली में बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं। कोई पूछता है? कोई ना पूछे। तो ये समाज शास्त्र है वर्तमान का, और इस वर्तमान समाज शास्त्र के चलते हम भी रोटी सेक सकते हैं, लेकिन नहीं। सम्राट अशोक के वंशज हैं, काम वही करेंगे, 1 दिन में हो या 10 दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जो सच है सो सच है, जो बोलना है जो बोलूंगा। क्योंकि अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ देता हूं अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो बता रहा हूं फिर आरपी मौर्य को पैदा होने में ना 100-200 साल लग जाएगा। क्योंकि यहां पर गली गली में दलालों की संख्या भरी पड़ी है। तो हम उस वजूद को जो कभी मिटने नहीं देंगे, ये हमारा दावा है। बस निवेदन ये है साथियों कि जो है वास्तव में बीटी एक्ट को लेकर के बात तो चिंतनीय है, और इस आंदोलन को सफल बनाना चाहिए। और जिसने आंदोलन छेड़ा, शुरू किया, वो उसकी गलती रही है कि अगले ने कहीं पर भी ना तो पूछा, ना किसी से सलाह मशविरा लिया, ना तो कोई कमेटी बनाई, ना कमेटी का गठन किया। बस ऐसे ही बीटी एक्ट का विरोध करने अगला बैठ गया, और वो नेता को नहीं बुला रहा है, ध्यान रखना, वो जनता को बुला रहा है। और बिना नेता के जनता किसके पास सुदृढ़ है? आप मुझे बता दो। डेडिकेशन, पार्टी का मतलब डेडिकेशन। जो हमारे पार्टी बीआरपी में लोग जुड़े हुए हैं, उनको जहां कह दो वहां खड़े रहेंगे। और तुम्हारे संगठन में जुड़े उनको बुला लो, या जो है वैसे आह्वान कर लो कितने लोग आते हैं। तो जब तक आप संगठन में नहीं है, पार्टी में नहीं है, संगठित नहीं है, तब तक लोगों का हुजूम नहीं दिखता है। अपने आप लोग निकलते तो हैं, लेकिन जब लाठी डंडा की बात होगी तो कोई नजर नहीं आएगा, तो भाग खड़े हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो संगठन से, पार्टी से जुड़िए। दूसरी बात यह है कि बोधगया को सफल बनाना है। नेतृत्व कोई भी कर रहा हो, मैं सबका नेतृत्व तो स्वीकार करता हूं, लेकिन गलत होता है तो हम बर्दाश्त भी नहीं करते। हम बहुत पागल इंसान हैं, बहुत पागल इंसान है इस मामले में। तो मैं सभी जितने भिक्षु संघ वहां पे बैठे हैं और जितने भी संगठन वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, और फालतू में नेतागिरी ना करने की हिदायत भी देता हूं। इस समय सिर्फ और सिर्फ बोधगया के लिए लड़िए, और एक कमेटी बनाइए, अपनी कमेटी। भाई बीटी एक्ट को कल रद्द कर देंगे तो कौन सी कमेटी का जो है निर्णय तुम्हारा मान्य होगा? तुम अपनी कमेटी को बनाओगे। कोई समिति बनाई आपने? कोई समिति नहीं बनाई। तो जब समिति नहीं बनाएगी तो लड़ाई क्या लड़ोगे? हैं? अकेले अकेले कल वहां पटना गए लोग और घूम के चले आए। डाक के 3 पास फिर ब्राह्मण वहां दिन भर पूजा पाठ करेगा, फिर कब्जा कर लेगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम तो होता नहीं है घर से निकलने का। समस्या ये है। तो हमारी मांग ये है कि जो बोध गया है उस पर एक कमेटी बनाई जाए,
उस कमेटी का अध्यक्ष जितने बुद्धिस्ट संगठन हैं वो बुद्धिस्ट संगठनों को उसका सदस्य बनाया जाए और फिर वो मामले को मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी से काम नहीं होगा। ये लड़ाई छोटी नहीं है तो पता लगा हम एक दिन चले गए, बोध गया और आनन फानन में हम जीत के चले आए हैं। जो बताओ 75 साल से कब्जा करके बैठा है वो आनन फानन में छोड़ देगा, 2 मिनट में छोड़ देगा। हल्के में ले रहे हो तो हल्के में मत लीजिएगा। कमर कसिए और सत्तू पिशान बांधिए और निकलना है। कब निकलना है उसके लिए हम बताएंगे। और सबसे पहले तो मैं संपर्क कर रहा हूं जिनसे मेरी बात हो जाए तो अच्छी बात है। समस्या यह है ना कि कोई सुनने मतलब अपने में इतना मदमस्त है। कल एक भीम आर्मी का अध्यक्ष गया था, बोला जानते नहीं हो मैं इतने लोगों को यहां भर दूंगा कि खाली करने की खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। सब गया के आस पड़ोस के जो है खेत खलियान सब भर जाएंगे। बाप रे बाप, मतलब सब यहां पे क्या कहते हैं वीरप्पन है, ये समझिए आप। तो यार करना, काहे धमकी दे रहा है? अगर आपके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है तो भाई बुला लो। हमको तो टिकट ही नहीं मिल रहा है, दिल्ली से चलेंगे तो वहां पहुंचेंगे तो खर्चा भी लगेगा, तो तुम लोग वहां पर हो तो बुला लो यार। क्यों खाम खा परेशान कर रहे हो? और सम्राट अशोक के वंशज हो, बुद्ध के वंशज हो तो प्रमाणित करो ना। लेकिन नहीं, सब राजनीति हो रही है। कल सुनने में आया कि चंद्रशेखर रावण के जो है काफिले पर हमला हो गया। भाई बताओ, इतनी जनता अगले के साथ रहती है असीमित कि गिन नहीं पाओगे। साला पानी बरस जाए तो जमीन पे गिरने ना पाए और उन पर जो है पथराव हो गया। इतना बढ़िया विधायक तो सांसद तो मैंने देखा नहीं कभी यार। मतलब टोटल केजरीवाल के स्टंट पे काम हो रहा है। नेता बनने के लिए क्या चाहिए जानते हो? सत्यता नहीं चाहिए, यहां पे मदारी चाहिए, मदारी। आधुनिक भारत के जितने भी यहां पे दार्शनिक आए उन सारे दार्शनिकों ने बोला कि ये भारत जो है ना मदारियों से चलेगा। ये भारत देश असली जो है नेता से, असली काम करने वाले से नहीं चलेगा। यहां मदारी दिखाओ, वोट पाओ, पैसा पाओ, धंधा पाओ, रोजगार पाओ, सब पाओ, लेकिन मदारी बन के आओ। देखो वहां पे वो क्या कहते हैं प्रयागराज में जो है 1-1.5 महीने से मदारी का खेल चल रहा है। सब दीवाने हैं, सारे मीडिया से लेकर के नेता नेताइन तक सारे। और आज जब बोध गया का मैटर आ गया तो एक भी साले मीडिया को सुनाई नहीं दे रहा है। कोई मीडिया वाले ने दिखाया, सब लोकल मीडिया काम कर रही है। इन सालों को उठा के हिंद महासागर में फेंक देना चाहिए जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ये देश का लोकतंत्र है, देश में मीडिया बिकी हुई है। चुनाव आयोग तो बिका हुआ है, तो आप जान ही रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की कहानी मैंने आपको बता ही दी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भगवान श्री रामचंद्र को लोग मानते हैं तो मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, माने, जिसको जो अच्छा लग रहा है माने। लेकिन ये सत्यता है, सुप्रीम कोर्ट ये प्रूफ नहीं कर पाया कि भगवान श्री रामचंद्र का अस्तित्व भी है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल परसों में जो है वो देवकी नंदन नाम का एक उल्लू कहें क्या कहें, मेरे मुंह से अब शब्द भी निकलेगा अभी, वो वहां पर जाकर के बोल रहा था हा, मैं तो आ गया हूं यहां पे और अब मैं यहीं पे रहूंगा। और बोध गया तो जो है वेदों पुराणों में लिखा हुआ है और भगवान श्री रामचंद्र जो है यहां पर आए थे, अपने पिता का श्राद्ध करने आए थे। तो इसका मतलब ही भगवान श्री रामचंद्र तुम्हारे बुद्ध की फॉलोअर रहे होंगे फिर तो। इसका मतलब दूसरा, उस गधे को ये नहीं पता
कि जब राम नाम का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं है पृथ्वी पे, तो बोध गया क्या कर, कौन आया था? भाई लोग मानते हैं, तुमने 10 बार बता दिया, रामायण लिखी, काव्य लिखा और उसकी खूब प्रचार किया और वीडियो बनाया और डाल दिया, लोगों ने उसे अपना बना लिया। हमारी दादी माँ जो है बताती थी, अब तो खैर नहीं रही, कि हमारे घर में पहले कुल देवता की पूजा होती थी, कुल देवता। और ये जो है आरएसएस वाले घर में आकर के कुल देवता को हटवाया, जबरदस्ती हटवाया कि नहीं, जो है मतलब जैसे भी बन पाया, उनका उद्देश्य था हटाने का, किसी को प्यार से, किसी को समझा के, किसी को धमका के, और बोले नहीं अब आपके जो है समस्या का समाधान कुल देवता नहीं। कुल देवता जानते कौन है? वही मौर्य सम्राट वाले, क्योंकि सम्राट अशोक ने इतना बड़ा काम कर दिया था कि सब लोग पूजा करते थे, भगवान मानते थे उनको, इंसान को भगवान मानते थे। वास्तव में वो बड़ी आत्मा थी भी, वो छोटे मोटे इंसान नहीं थे, ये समझो कि धरती पर ईश्वर का ही रूप थे। लेकिन अब वो हम लोग पंडित तो हैं नहीं, वो बढ़ा चढ़ा के और तलवार चाकू भाला लेकर के उनको प्रस्तुत करें और दिखा दें कि नहीं जो है ये ब्रह्म लोग तो पता नहीं कौन, पताल लोग तो कौन सा कौन लोग, सबके मालिक यही हैं। और एक कदम में जो वो तीनों लोगों को नाप लिया, चौड़ा कर लिया, फैला दिया, छोटा कर दिया, ये सब बातें तो हम लोग करते नहीं हैं, तो लोग काहे जल्दी विश्वास करेंगे। खैर, तो वो बता रहा था कि नहीं आप बजरंग बली को पूजो, और बजरंग बली के पूजने से ही जो है आपका कल्याण होगा, अब ये सब कोई देवता नहीं है। तब से बजरंग बली की प्रथा चली आई। अब बजरंग बली हर घर में देवता बन करके और पूजे जाते हैं। खैर, तो बजरंग बली से हमारा कोई विरोध नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं बुद्ध के ही समर्थन में है। क्योंकि क्या होता है, किसी को भी आस्था मान लो आप, आस्था अगर कहीं पर भी लग गई, आपका गोबर में लग गई, जो है कहीं किसी जो है गंदे प्लेस पे लग गई, या कहीं पर भी लग गई, किसी पेड़ में, किसी पौधे में, जिसको भी आप ईश्वर का रूप मान लो, ठीक है ना, ईश्वर का रूप मान लो। ईश्वर है, ईश्वर निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, उसका कोई रूप रंग नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने खुद को ईश्वर नहीं कहा ना, और जो उन्होंने खोजा वो ईश्वर का ही रूप था। ये समझिए, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वो ज्ञान ईश्वर का ही प्राप्त किया। तो एक तरीके से ईश्वर के संदेश को देने वाले, कुदरत के नियम सिद्धांत सब कुछ प्रतिपादित करने वाले, भाई बताने वाला तो कोई चाहिए। आज मैं बैठा ना होता तो आपको बताता कैसे, तो बताने वाला बंदा चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने ये समझ लो कि ईश्वर में खुद को विलीन करके, ये कुदरत की जो शक्ति है उसमें विलीन करके, तब उन्होंने संदेश कहने मतलब कुदरत की भाषा को आपके बीच में रखा। तो वास्तव में वो भगवान है। और किसी को भी आप मान लो तो देखिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जितने हमारे हिंदू भाई लोग हैं राम को मान रहे हैं, हनुमान को मान रहे हैं, तो ये सफल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। उनका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जो है सिर्फ और सिर्फ हमें साधना और पूजा करनी है, निकल लेना है, लेकिन ब्राह्मणों की गुलामी नहीं करनी है। अगर ब्राह्मणों के विचारों को आपने फॉलो किया, एक ने बोला नहीं जो है क्या कहते हैं वहाँ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, एक बोलेगा नहीं जो है प्रयागराज चले जाओ, पुण्य पा जाओगे, थक जाओ, मतलब सफल हो जाओगे, बेटा मिल जाएगा, बेटी मिल जाएगी, मतलब दुनिया भर के जो ये चमत्कारिक तौर तरीके होते हैं, इन सब चीज़ों से बचिए। और पूजा पाठ अगर करना है ना तो घर में करिए, ठीक है। और जहां आपने ब्राह्मण का त्याग कर दिया इन चीज़ों से, जो इनके देश भी सुधर जाएगा। तो आप भगवान से मत अलग होइए। भगवान किसी भी रूप में, शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ प्रेरणा आपको मिलती है जो ब्राह्मणों ने रचा है, बनाया है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप उनसे नफरत मत करिए। बहुत सारे लोग सीधे सीधे ईश्वर को ही टारगेट करते हैं ना, मत करिए। बुद्धिस्ट का मतलब ये होता है सभी का सम्मान करना। आप सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट करिए, ब्राह्मण को निकालिए, जो ये चिपका हुआ है भगवान की आस्था को लेकर के, उसको हटाइए। वो आपकी सारी समस्या है, इस देश की समस्या है। खाली अंग्रेज जैसे चले गए हैं वैसे इनको भी खदेड़ना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो ये कभी भी भारत में सुख चैन
नहीं स्थापित होने देंगे। और वास्तव में भारत देश के इतिहास की बात करें कि अंबेडकर साहब ने भी ये चीज लिखी हुई है कि भारत देश का इतिहास कुछ भी नहीं है, केवल बुद्धिज्म और हिंदुज्म की लड़ाई है, बस इतनी सी बात है। तो मेरे सभी साथियों, जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरनेट के चलते अभी तो थोड़ा सही चल रहा है, थोड़ी सी इंटरप्शन हुई है। मैं प्रयास करूंगा आगे से जब भी वीडियो मैं बनाऊं तो फुल जो है बैकअप के साथ बनाऊं नेट की। और ये दिल्ली जैसे शहर में ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब हो गई तो बात अलग है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और आंदोलन की तैयारी करें। और जो है सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से जो है कमेटी के गठन की बात करें। और निश्चित तौर पर हम आज नहीं तो कल पटना में होंगे और जाएंगे जरूर, लेकिन फुल तैयारी के साथ, ठीक है। और वहाँ पर जो है एक यूनाइटेड जो है मंच प्लेटफॉर्म जो है बनाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और नहीं तो अगर नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है बिहार के मुख्यमंत्री का, तो आप सभी की तरफ से मैं अपनी तरफ से खुद बधाई देता हूं। और नीतीश बाबू, ये बिहार है, बिहार की धरती पे बहुत सारा काम आपने किया हुआ है और सम्राट अशोक के लिए बहुत सारा काम आपने किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद आपको देता हूं। और आज का दिन जो है बहुत अच्छा था आपके लिए कि आप जो है बीटी एक्ट को रद्द करने की घोषणा करते, लेकिन नहीं किया। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, यह चीज बड़ी निंदनीय है। और आगे आपकी क्या राजनीति चल रही है वो आप जानो, लेकिन बीटी एक्ट को रद्द नहीं किया तो राजनीति हम बिगाड़ देंगे। मैं और ये भी अब सबको पता है, हमारे साथियों को भी पता है कि हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा मजबूत बिहार की टीम है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कोई जो है आपको ललकार नहीं सकता है या कोई आपकी गद्दी को छीन नहीं सकता है। दूसरी बात साथियों की, जो कोई व्यक्ति चाहे सम्राट अशोक बने, चाहे बुद्ध बने या कोई और बने, उसको किसी ने रोका नहीं है, किसी ने नहीं रोका है। मोदी जी हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं बकर बकर, क्या जानते हैं कि दुनिया समाज जानती नहीं है, सब पहचानता है। हर तीसरा बंदा बोलेगा अरे फेंकू है फेंकू है, तो ये नाम कमा रहे हैं वो। मोदी जी को कोई सम्राट अशोक बनने से नहीं रोका था, योगी जी को कोई सम्राट अशोक बनने से नहीं रोका था। जैसा जिसका कर्म वैसे उसका जो है इतिहास लिखा जाएगा। हम बोलते जरूर कड़ा हैं क्योंकि सच बोलते हैं, और ये जो है विद्वानों का भी कहना है कि सच बोलने वाला बंदा बड़ा कड़वा होता है क्योंकि सीधा ही प्रहार करता है वो। हमें राजनीति नहीं आती है कि मैं पीछे से जो है सामने वाह वाह करूं और पीछे से जो है आपकी जेब खाली कर दूं, ये कतई नहीं, और हम चाहते नहीं। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जो चीज जैसी है वैसी उसको देखो और वैसी समझो। तो प्रयास में पूरा कर रहा हूं कि बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने के लिए, लेकिन मैं अलग अलग चलने की इजाजत कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। आप ही बोलोगे आरपी मौर्य आप हटो, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, स्वागत है, आप आओ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन आप ये बोलोगे आरपी मौर्य मैं दूसरी पार्टी बना रहा हूं, आरपी मौर्य मैं दूसरा काम कर रहा हूं, आरपी मौर्य मैं अलग संगठन बना रहा हूं, ये नीचता का प्रमाण है केवल और केवल। इससे अच्छा तो अपना घर चलाओ, नौकरी करो, बीवी बच्चों। और जो पार्टी संगठन हम लोगों ने बनाया ये मजबूरी में बनाया। अब दो आपको मजबूरी में नहीं आना है, ध्यान रखना, मजबूरी में नहीं आया। और एक क्योंकि हम लोग जो चीज आपको देना था वो सब दे करके बैठे हैं, सब ले करके बैठे हैं, बस आप कमर कशो। और जितने भी ये चोचले, मैं सभी की बात कर रहा हूं जो जगह 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 अलग अलग संगठन बना के घूम रहे हैं, पार्टी बना के घूम रहे हैं ना, कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। सम्राट अशोक का वास्तविक वारिस, खून मौर्यों का नेतृत्व ही इस भारत देश को सोने की चिड़िया बना सकता है और इस देश को बैलेंस राजनीति दे सकता है। केजरीवाल तो ऐसे आते आते रहे बहुत, कह तो रहा हूं, आजादी से लेकर बहुत सारे मंत्री आए बिहार में,
किसी ने बीटी एक्ट बदला, हमारे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ या हमारा मुख्यमंत्री बनाओ, 5 मिनट का काम है, थप्पड़ मार के काम कराऊंगा, बनाओ। लेकिन ऐसे नेता मंत्री बन के बैठे हैं जो बोलते ही नहीं, इनका क्या इलाज है? इनका इलाज आपका वोट, आपकी नोट, आपकी पावर है। छोड़ दो इनको, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, खत्म हो जाएंगे। बस एक ही सोल्यूशन है। तो तैयारी करो, सत्तू पिशान आप लोग बांधना शुरू करो, और जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अगले लाइव प्रोग्राम में और अगली सूचना के साथ कि हमें आगे क्या करना है और कैसे हमें बोधगया को मुक्त करवाना है। और उसके लिए हम प्रॉपर रणनीति बनाएंगे और बोधगया में अपना जो है बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा पंडाल भी लगाएंगे। और जरूरत पड़ी तो जो है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम बौद्ध भिक्षु का भी रूप धारण कर सकते हैं। क्योंकि कल एक भाई बोल रहा था कि वहां पे लोगों की जरूरत नहीं है, वहां पे बौद्ध भिक्षुओं की जरूरत है। ऐसा नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है। बौद्ध भिक्षु जब चीवर पहन लेते हैं तो उनका एक नियम कानून सिद्धांत होता है, और जो व्यक्ति चीवर नहीं पहनता है, असली सिपाही तो वो होता है। बौद्ध भिक्षु ज्ञान से लड़ता है, शौर्य से नहीं, भुजाओं से नहीं, वो ज्ञान से लड़ता है। उसकी लड़ाई ज्ञान की है, और हमारी तुम्हारी लड़ाई शौर्य की है, तलवार की है। तो ऐसा नहीं है कि बोधगया में सिर्फ लड़ाई बौद्ध भिक्षु की है। जितने भी बौद्ध भिक्षुगण हमारी बात को सुन रहे हैं वो सारे के सारे बोधगया पहुंचे, और हम लोग भी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर आएंगे। और बोधगया को अगर आप और हम आजाद नहीं करा पाए तो समझ लेना कि देश में रहना नहीं चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। और आप ये समझ लो कि कोई आपका भाई बंधु जो है वो हॉस्पिटल में बीमार है, हमको 1 महीने जो है पटना में इलाज कराना है, और उसके पीछे हमने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, पैसा नहीं लिया तो कर्जा लिया, लेकिन 1 महीने हम पटना के एम्स में इलाज कराए, तब जाकर भाई को बचा पाए। ये समझ लीजिए कि हमारा कोई भाई बीमार है और हमको पटना 1 महीने देना है। निश्चित तौर पर बीटी एक्ट को पास करवाने की जिम्मेदारी आरपी मौर्य की है। बस साथ सहयोग बनाए रखिए साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन इस देश के अंदर ध्यान रहे बीआरपी या बीआरपी, बीजेपी या बीआरपी, ये 2 लड़ाई है। क्योंकि बीजेपी मनुवादी व्यवस्था, बीआरपी स्टेट फॉरवर्ड समतावादी व्यवस्था, स्वर्णिम भारत का आगाज करने के लिए आपके बीच में अग्रसर है। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है। भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को रिपीट करूं, उन्होंने कहा कि नथिंग इज एल्स, इंडिया इज द फाइट, कह सकते हैं दैट इज द बिटवीन हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। इंडिया में एक ऐसा बैटल है, कह सकते हैं लड़ाई है, जो हिंदुज्म और जो है बुद्धिज्म के बीच का है। तो हिंदुज्म और बुद्धिज्म की जो विचारधारा वो अलग अलग हो गई है, और इस देश के सामने 2 विकल्प हैं, बीजेपी या बीआरपी। ये खड़ा करिए। बाकी इन नेताओं, जो चपड़ गंजू नेता है ना, इनके चक्कर में मत पड़िए, मेरा निवेदन है। नहीं तो बर्बाद तो तुम खुद हो जाओगे, ये साले आपको बर्बाद कर देंगे। ठीक है, बीआरपी आपकी पार्टी, इसको आगे बढ़ाओ, लेकर के चलो, और निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। हम तो 40 साल की उम्र होने वाली है, हो चुकी है मान के चलिए, और बहुत ज़्यादा 20-30 साल करेंगे, और आप लोग काम करने लग जाओगे तो बैठ करके बस यही फेसबुक वगैरह पे ज्ञान देते रहेंगे, आगे की योजना बनाते रहेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हर चिंताओं से, हर जो जरूरतों से मुक्त हो चुके हैं, बस केवल आपके लिए समर्पित हैं। तो ट्रैक चेंज करो, सोच बदलो, रास्ता बदलो, और निश्चित तौर पे सफल होंगे, और आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।